नमस्कार, मैं रवीश कुमार। भारत एक वीआईपी प्रधान देश है। यह बात इतनी आम है कि पश्चिम के मीडिया में भारत की आलोचना हो रही है कि वीआईपी के कारण यहां लोगों को तकलीफें होती हैं। 2017 में जिस वीआईपी संस्कृति के खत्म हो जाने के दावे किए गए, 2026 में वीआईपी संस्कृति चारों तरफ धूमधाम से अपना जलवा बिखेर रही है। भारत में कभी वीआईपी संस्कृति खत्म नहीं हो सकती, ना कम हो सकती है। पीएमओ के अफसर बनकर, कहीं का राजदूत बनकर, एसपी बनकर बहुत सारे फ्रॉड समय समय पर वीआईपी सुरक्षा हासिल करते रहते हैं, लोगों को ठगते रहते हैं। एआई समिट के दौरान वीआईपी कल्चर के कारण जो भगदड़ मची, उससे उन देशों के पत्रकार सदमे में चले गए जो वीआईपी संस्कृति से अनजान हैं। उन्हें यह नहीं पता कि जनता को पता है भारत में कि वीआईपी के कारण जाम लगता ही लगता है, लेकिन वह जनता इससे परेशान है। इसे जताने के लिए आज तक उसने कुछ भी बड़ा विरोध प्रदर्शन नहीं किया है। 17 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी, फ्रांस के राष्ट्रपति का मुंबई में एक कार्यक्रम हुआ। इसके चलते वहां 7 घंटे तक का ट्रैफिक डाइवर्जन कर दिया गया। मुझे नहीं पता उस जाम में फंसे लोग 7 घंटे की जाम को इन दिनों कैसे याद कर रहे हैं। इससे उनके राजनीतिक फैसले पर क्या असर पड़ेगा, लेकिन यह खबर नहीं छपती तब भी उनके जीवन पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जाम तब भी लगते हैं जब प्रधानमंत्री विदेशों में होते हैं। भारत के लोगों ने ट्रैफिक जाम को लेकर किसानों की तरह कभी कोई बड़ा आंदोलन नहीं किया, लेकिन पुणे मुंबई एक्सप्रेसवे पर खोपोली के पास तेल का एक टैंकर पलट गया। 32 घंटे का जाम लग गया। अब सरकार ने तय किया है कि इस जाम में फंसे लोगों से जो टोल टैक्स वसूला गया उन्हें वापस किया जाएगा। 5 करोड़ से अधिक की राशि वापस की जाएगी। हम यह दावा नहीं कर सकते कि पहली बार ऐसा हो रहा है, लेकिन ट्रैफिक जाम में फंसने के कारण हर्जाना मांगने या देने की शुरुआत तो हुई। पिछले साल जून में इंदौर देवास हाईवे पर करीब 8 किलोमीटर तक जाम लगने से 30 घंटे में 3 लोगों की मौत हो गई। हजारों गाड़ियां फंसी रहीं। क्या उन गाड़ी वालों को टोल टैक्स वापस किया गया? हमने इंटरनेट में सर्च किया, लेकिन ऐसी खबर नहीं मिली। उस जाम में 4000 से ज्यादा वाहन फंसे रहे। 2 लोगों की मौत घबराहट से दिल के दौरे के कारण हुई और एक कैंसर रोगी की मौत हो गई, जिन्हें अस्पताल ले जाया जा रहा था। तो भारत एक वीआईपी प्रधान देश तो है, लेकिन क्या जनता वीआईपी संस्कृति से परेशान है? यूपी के जौनपुर से दैनिक भास्कर की खबर देख रहा था। लिखा है, डोभी क्षेत्र में चंदबक खुज्जी मोड़ से बजरंग नगर बाजार तक अधूरे पड़े हाईवे निर्माण के कारण भीषण जाम और लगातार सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं। इससे स्थानीय लोगों में चिंताएं बढ़ गई हैं। 1 महीने में 3 लोग मर गए। लोग अभी चिंतित ही हो रहे हैं। हम इन सब की बात क्यों कर रहे हैं? इकोनॉमिस्ट एक ग्लोबल पत्रिका है। इसने वीआईपी कल्चर के खिलाफ लिखा है कि एआई समिट के दौरान दिल्ली में लोगों को भयंकर परेशानियों का सामना करना पड़ा। पत्रिका ने लिखा है कि नेता अक्सर भूल जाते हैं कि वे सरकारी सेवक हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी कभी नहीं भूले। 2014 से प्रधानमंत्री कह रहे हैं वे प्रधान सेवक हैं, उनकी सरकार सेवा के भाव से काम करती है। ये और बात है कि प्रथम सेवक की बात जवाहरलाल नेहरू ने कही और 3 मूर्ति भवन की यह तस्वीर मैंने ली थी। अब पता नहीं नेहरू के नाम से यह तख्ती वहां है या हटा दी गई। इकोनॉमिस्ट को इस बात का धक्का पहुंचा है कि खुद को जनता का सेवक कहने वाले प्रधानमंत्री वीआईपी की तरह आते जाते हैं और उनके लिए लोगों को घंटों सड़कों पर रोक कर इंतजार करने के लिए कहा जाता है। पत्रिका ने लिखा है कि समिट का उद्देश्य एआई की दौड़ में भारत की भागीदारी को दिखाना था, लेकिन दुनिया भर से आए हजारों लोगों ने दिल्ली का वीआईपी कल्चर भी देखा। आम लोगों को बैग से लेकर लैपटॉप, हैंड सैनिटाइजर और पानी की बोतल ले जाने पर रोक थी। एक दिन वीआईपी के अलावा सबके लिए सड़क बंद कर दी गई, जिस वजह से आम लोगों को 1.5 से 2 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ा। शहर में जगह जगह प्रतिबंध लगा दिए गए ताकि वीआईपी के लिए आसानी हो सके। पूरे हफ्ते लोगों को इन परेशानियों का सामना करना पड़ा, यहां तक कि दिल्ली एयरपोर्ट पर विमान भी देरी से उड़ने लगे। क्यों? क्योंकि मैं प्रधानमंत्री नहीं, प्रधान सेवक के रूप में आपके बीच आया हूं। मैं शासक के रूप में नहीं, सेवक के रूप में सरकार लेकर के आया हूं।
अब तो बात सेवक से आगे निकलकर कर्तव्य भवन, सेवा तीर्थ तक पहुंच गई है। भवनों और मार्गों के नाम बदल दिए गए हैं, जिनमें सेवा की विनम्रता खूब नजर आती है। इसके बाद भी लोग वीआईपी मूवमेंट के कारण बदहाल कर दिए जाते हैं। इकोनॉमिस्ट के लेख की सबसे अच्छी बात है, लेख छोटा है। छोटा होना इसलिए अच्छा है क्योंकि भारत में जाम से किसी को फर्क नहीं पड़ता। बीजेपी या मोदी सरकार इकोनॉमिस्ट के इस खेल को पश्चिम का प्रोपेगेंडा नहीं बता सकती, भारत की छवि बिगाड़ने का प्रयास नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अप्रैल 2017 में मन की बात में खुद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वीआईपी कल्चर के प्रति लोगों में नफरत है। आमतौर पर हमारे देश में वीआईपी कल्चर के प्रति एक नफरत का माहौल है, लेकिन ये इतना गहरा है कि मुझे अभी अभी अनुभव हुआ जब सरकार ने तय कर दिया कि अब हिंदुस्तान में कितना ही बड़ा व्यक्ति क्यों न हो, वो अपनी गाड़ी पर लाल बत्ती लगा करके नहीं घूमेगा। लाल बत्ती हटाने से क्या ट्रैफिक हल्का हो जाता है? वीआईपी संस्कृति खत्म हो जाती है? क्या हो गई? क्या नेता सड़क पर अलग तरह से बर्ताव करने लगे हैं? 2017 के साल में गोदी मीडिया ने ऐसा समा बांधा, लगा वाकई में वीआईपी कल्चर खत्म हो गया है। इस पर दर्जनों लेख लिखे गए। कम से कम 2026 में गोदी मीडिया को चेक करना चाहिए कि एआई समिट के समय वीआईपी संस्कृति कैसे नजर आ रही थी। उसी महीने 2017 के अप्रैल में पीआईबी ने यह प्रेस नोट जारी किया कि लाल बत्ती हटाई जा रही है। यह वीआईपी कल्चर को बड़ा धक्का है। न्यूज आर्टिकल छपने लगे कि अब कोई लाल बत्ती नहीं होगी। प्रधानमंत्री ने घोषणा कर दी है कि अब हर कोई वीआईपी है। न्यू इंडिया का हमारा कंसेप्ट यही है कि देश में वीआईपी की जगह पर ईपीआई का महत्व बढ़े। और जब मैं वीआईपी के स्थान पर ईपीआई कह रहा हूं तो मेरा भाव स्पष्ट है, एवरी पर्सन इज इंपॉर्टेंट। भाषण में बातें कितनी अच्छी हैं, लेकिन एआई समिट के दौरान आए लाखों लोग पैदल भटकते रहे। वीआईपी आवागमन के कारण कार्यक्रमों को लेकर परेशानियां हुई। ट्विटर, इंस्टाग्राम ऐसी शिकायतों से भरे पड़े हैं कि एआई समिट के चलते समिट में शामिल होने आए लोगों को कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ा। भारत मंडपम तक ना तो कैब को आने की अनुमति थी, ना मेट्रो का एक्सेस था। लोगों को 5 से 6 किलोमीटर चलकर किसी ऐसी जगह जाना पड़ा जहां से उन्हें यातायात का साधन मिल सके। 8 साल से भारत में रह रहे कनाडा के टेक इन्फ्लुएंसर कैलब फ्राइजन ने ट्विटर पर लिखा कि एआई इंपैक्ट समिट पर मेरा दिन शानदार रहा, लेकिन जिस तरह से दिन खत्म हुआ उसने काफी निराश किया। कोई कैब नहीं थी, कोई शटल नहीं, सड़क बंद और पैदल चलने के लिए कह दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों को कैसा लगा होगा, विकलांग प्रतिभागियों को भी। 2017 में मोटर व्हीकल रूल्स में बदलाव किए गए। गडकरी के बारे में हेडलाइन छपने लगी कि वे पहले ऐसे मंत्री बन गए हैं जिन्होंने लाल बत्ती हटा दी। बिना लाल बत्ती के जीवन कैसा हो गया है, इसे लेकर इंटरव्यू में उनसे सवाल होने लगे। 2015 से गडकरी दिल्ली में जाम खत्म करने की बातें कर रहे हैं और 2026 आ गया, वही बातें कही जा रही है। दिल्ली में जाम तब भी होता है जब वीआईपी मूवमेंट नहीं होता है, तब भी लोग किसी को दोष नहीं देते, सरकार से सवाल नहीं करते, बस हॉर्न बजाते रहते हैं। कार टच कर जाए तो उतरकर मारपीट करने लग जाते हैं और जाम और लंबा हो जाता है। दिल्ली चुनाव से पहले जनवरी 2025 के महीने में गडकरी का एक बयान था, दिल्ली में बीजेपी की सरकार आई तो ट्रैफिक और प्रदूषण से मुक्ति मिल जाएगी। मार्च में सांसद विदुड़ी ने कहा कि साउथ दिल्ली को ट्रैफिक से मुक्त कर देंगे। अगस्त 2025 में गडकरी ने प्लान की घोषणा की कि दिल्ली में ट्रैफिक आधा करने की स्कीम लाएं, जबकि यही गडकरी 2015 में कहते थे कि 2 साल में दिल्ली की ट्रैफिक से जुड़ी सारी परेशानियां खत्म कर देंगे, केंद्र की सरकार ट्रैफिक की समस्या निपटा देगी। दिल्ली के लोगों को जाम की आदत पड़ चुकी है। इसका प्रमाण है कि वे हर दिन कहीं ना कहीं जाम में फंसे ही रहते हैं। जाम को अपने काम और समय का हिस्सा मानते हैं और तभी निकलते हैं, फंसते हुए ही कहीं पहुंचते हैं। दिल्ली वालों को लगता है कि जाम में फंस गए हैं तो इसका मतलब खुद वीआईपी हैं। सरकार ने कुछ सोचकर ही उन्हें जाम में फंसाए रखा होगा। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी जब विदेश में होते हैं तब भी लाखों लोग दिल्ली से गुरुग्राम जाने के रास्ते में आराम से जाम में फंसे रहते हैं। जाम में फंसे फंसे अपने घर लौट आते हैं।
प्रधानमंत्री मोदी के काफिले के कारण जाम लगने से यहां लोग बहुत परेशान नहीं होते, बल्कि उन्हें दुख भी होता होगा कि सड़क बंद की गई तो कम से कम 2-3 घंटे के लिए थालियां भी दे देते ताकि पीएम के गुजरने पर बजा सकते। 2016 में सरकार ने राज्यसभा में कहा कि गृह मंत्रालय ने दिल्ली में वीआईपी के आवागमन के दौरान मार्ग बंद करने के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं। कहा गया कि सिर्फ भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री स्तर की सुरक्षा प्राप्त भारत की यात्रा पर आने वाले विदेशी महानुभावों के मामले में ही रोका जा सकता है। अन्य सभी मामलों में यातायात नहीं रोका जाना चाहिए। इससे क्या कुछ बदल गया? लेकिन किसे पता कि प्रधानमंत्री का दौरा इतना ज्यादा लगता है। दिल्ली से लेकर देश भर में उनका कार्यक्रम कहीं ना कहीं लग ही जाता है। मेट्रो का उद्घाटन है, कहीं पुल का उद्घाटन है, कहीं बस स्टैंड का उद्घाटन है। अब गाइडलाइन में यह तो नहीं लिखा होगा कि प्रधानमंत्री कम से कम यात्राएं करें ताकि लोगों को परेशानी ना हो। 2014 के चुनावी कार्यक्रमों के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने 437 रैलियां की और कुल 3 लाख किलोमीटर की यात्रा। 2024 के चुनाव से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने 75 दिनों में 180 रैलियां की, अधिकतर यूपी, बिहार, महाराष्ट्र और बंगाल में। इन कार्यक्रमों के आसपास की खबरों को निकालकर देखिए तो ट्रैफिक जाम और स्कूलों की छुट्टी की कितनी खबरें मिल जाएंगी। एआई भी नहीं बता पाएगा कि पीएम के दौरे के कारण अलग अलग शहरों में कुल मिलाकर अब तक कितने दिनों के लिए स्कूल बंद किए जा चुके हैं। पिछले साल ओडिशा में प्रधानमंत्री के रोड शो के लिए भुवनेश्वर और कटक में स्कूलों को बंद कर दिया गया, जबकि उसी रोड शो के दौरान उनके काफिले ने एक एम्बुलेंस को जाने की जगह दी। उससे पहले दिसंबर 2023 में वाराणसी के एक कार्यक्रम में भी यही हुआ, जब एक एम्बुलेंस को जाने की जगह दी गई। बाकायदा इसका वीडियो प्रधानमंत्री के यूट्यूब हैंडल पर प्रकाशित हुआ और बड़ी खबर बनी। कहा गया यह दिखाता है क्यों आम लोगों का प्रधानमंत्री मोदी से इतना जुड़ाव है। यह नहीं देखा गया, ना बताया गया कि रोड शो के कारण शहर में दुकानें बंद की गईं, स्कूल बंद हुए, लेकिन एक एम्बुलेंस को रास्ता देने की खबर बड़ी कर दी गई। खबरों में कभी यह प्रमुखता के साथ नहीं बताया जाता है कि प्रधानमंत्री मोदी के रोड शो के लिए कई घंटों के लिए जब ट्रैफिक बंद की गई, उस समय क्या यही एक एम्बुलेंस थी जो जाम में फंसी और काफिले को रोककर इसे रास्ता दिया गया, या फिर और कितनी एम्बुलेंस थीं जो उस वक्त शहर में अस्पताल समय पर नहीं पहुंच पाईं। अपना चुनावी रोड शो रोककर एक एम्बुलेंस को जाने का रास्ता दिया, इसे बड़ी खबर के रूप में बना दिया जाता है। ऐसी कई एम्बुलेंस को हीरो बनाते हैं ताकि वे रोड शो कर रहे प्रधानमंत्री को सुपर हीरो बना सकें। दिल्ली में एआई समिट के दौरान ट्रैफिक जाम की खबरें तो आईं, तस्वीरें भी, लेकिन कोई एम्बुलेंस फंस गई थी, एक या एक से अधिक एम्बुलेंस फंस गई थी, इस तरह की कोई व्यापक खबरें नहीं आई। खबर नहीं आई इसका मतलब यह नहीं कि एम्बुलेंस नहीं फंसी होगी। दिल्ली में एआई समिट के दौरान 1-2 किलोमीटर पैदल क्या चलना पड़ा, लोग ट्विटर और इंस्टा पर पोस्ट करने लगे। लेकिन कुंभ के दौरान की खबरों को याद कीजिए। प्रयागराज शहर में एंट्री पाने के लिए लोगों को 30-30 घंटे तक जाम में फंसे रहना पड़ा। मेले के अंदर वीआईपी मूवमेंट को रास्ता देने के लिए आम लोगों को 15 से 20 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा। कुंभ के दौरान जब भगदड़ हुई तब एक कारण वीआईपी मैनेजमेंट को भी बताया गया। 30 जनवरी 2025 को कुंभ मेले में हुई भगदड़ में 30 लोगों की मौत हुई। 7,500 करोड़ की लागत से कुंभ मेले का आयोजन हुआ, लेकिन जब भीड़ ज्यादा होने लगी तब यह बात निकल कर आने लगी कि इसे नियंत्रित करने की तैयारी नहीं थी। बाद में छपी खबरों में इस बात को लेकर रिपोर्टिंग हुई कि वीआईपी मूवमेंट के कारण कुंभ में भीड़ अत्यधिक हो गई और अराजकता फैली। आम श्रद्धालुओं को घाट तक जाने के लिए 15 से 20 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा, जबकि वीआईपी अपनी गाड़ी सीधे घाट तक ले जा रहे थे। अलग अलग अखाड़ों के अध्यक्ष मीडिया में बयान देने लगे कि हमने इससे पहले ऐसे दृश्य नहीं देखे जहां आम लोगों को इतनी कठिनाई का सामना करना पड़े। वीआईपी के आने के लिए एक अलग दिन रख देना चाहिए ताकि आम लोगों को परेशानी ना हो। वीआईपी मूवमेंट को लेकर पहले से ही शिकायत हो रही थी, लेकिन भगदड़ में 30 लोगों की जान जाने के बाद से वीआईपी पास रद्द किए गए। मेले को नो व्हीकल जोन घोषित करना पड़ा। भारत में 2 प्रधानमंत्री की शहादत के बाद प्रधानमंत्री की सुरक्षा हमेशा के लिए बदल गई। सुरक्षा के नियम कड़ाई से लागू किए ही जाते हैं, जाने भी चाहिए। लेकिन क्या प्रधानमंत्री को नहीं सोचना चाहिए कि आखिर वे कितने कार्यक्रमों में जा सकते हैं?
क्या कुछ कार्यक्रमों में मंत्री नहीं जा सकते? 2023 में बेंगलुरु में प्रधानमंत्री का रोड शो होना था। कई तरह के नियम लाए गए जिससे लोग ही नाराज हो गए। बीजेपी के बसवराज बोम्मई की सरकार थी। प्रतिबंध लगा दिया गया कि लोग अपनी बालकनी में एकत्रित नहीं हो सकते और कई घरों और दुकानों की एंट्री ब्लॉक कर दी गई। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट बताती है कि बेंगलुरु सेंट्रल नगरपालिका पेड़ों की छटाई करने लगी ताकि प्रधानमंत्री की वैन आराम से निकल पाए। सोशल मीडिया पर पुलिस के आदेश की कॉपी वायरल हुई कि लोगों को बालकनी से रोड शो नहीं देखने दिया जाए और अनधिकृत लोगों को इलाके में नहीं घुसने दिया जाए। 22 फरवरी को मेरठ में प्रधानमंत्री मोदी का कार्यक्रम था। दिल्ली मेरठ नमो कॉरिडोर और मेरठ मेट्रो का उद्घाटन था। सुबह 6 बजे से लेकर शाम तक कार्यक्रम खत्म होने तक जगह जगह ट्रैफिक डाइवर्ट कर दिया गया और राज चोपला मोदी नगर से मेरठ की तरफ प्राइवेट 4 व्हीलर 3 व्हीलर और 2 व्हीलर की एंट्री पर रोक लगा दी गई। ऐसी खबरें छपती हैं लेकिन लोग इससे नाराज नहीं होते क्योंकि लोगों को पता है जाम उनके जीवन का हिस्सा है। आप भारत की जनता को वीआईपी मूवमेंट के नाम पर 4-4 घंटे तक सड़क पर रोक सकते हैं लेकिन वीआईपी को 1 मिनट के लिए नहीं रोक सकते। पिछले साल अगस्त के महीने में महाराष्ट्र सरकार में बीजेपी के मंत्री गणेश नाइक के काफिले ने ट्रैफिक से बचने के लिए यू टर्न लिया और पुलिस की एस्कॉर्ट गाड़ी के साथ उनकी गाड़ी रॉन्ग साइड में चलने लगी। दिसंबर 2024 में बीजेपी के एक नए नियुक्त मंत्री के समर्थकों ने वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर 4 घंटे का ट्रैफिक जाम कर दिया। इस रिपोर्ट में नेता का नाम नहीं लिखा लेकिन बताया कि बीजेपी के इस मंत्री और अन्य नेताओं के स्वागत में उनके समर्थक 500 गाड़ियों में सवार होकर एयरपोर्ट की ओर रवाना हुए और पूरी सड़क जाम कर दी। एयरपोर्ट की तरफ जाने वाले यात्रियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इस मामले में पुलिस के सूत्रों ने इंडियन एक्सप्रेस से कहा कि इस इवेंट की जानकारी उसे नहीं थी, इस वजह से ट्रैफिक नहीं संभाल पाई। दरअसल आप जिसे वीआईपी संस्कृति के संकट के रूप में देख रहे हैं वह जनता की संस्कृति का भी हिस्सा है। सड़कें धंसती रहती हैं, हजारों करोड़ के फ्लाईओवर गिरते रहते हैं, खराब डिजाइन के बन भी जाते हैं। इन खबरों को जनता आराम से पचा लेती है। सड़क पर जाम का माहौल केवल वीआईपी से नहीं उस जनता से भी बनता है जो परेशान होती है। उसने कभी इस बात से ऐतराज नहीं जताया कि उसके शहर में फुटपाथ तक नहीं है। वह इसी से खुश है कि भारत की अर्थव्यवस्था चौथी बड़ी है, भले उसके घर में खाना मुफ्त अनाज योजना के दम पर बनता हो। आप इंस्टाग्राम पर जाकर देखिए, जो नेता और मंत्री अभी नहीं बने हैं लेकिन राजनीतिक दलों से अभी अभी जुड़े हैं, वो 10-10 स्कॉर्पियो को लेकर काफिला बना रहे हैं। कहां से इतनी गाड़ियां लाते हैं, इतने पैसे उनके पास कहां से आते हैं? ये लोग किस दफ्तर में सीईओ हैं पता नहीं चलता, मगर 20-20 कारों का काफिला लेकर चलते हैं। रूट लग जाने, प्रोटोकॉल लगने और हूटर बजने की चाह को लेकर आपको पूर्वी उत्तर प्रदेश में कई गाने बजते हुए मिल जाएंगे। दिल्ली ही नहीं, भारत के कई शहरों में जाम के प्रसिद्ध लोकेशन हैं। लोगों को पता है जाम में फंस जाएंगे, फिर भी उसी रास्ते से जाते हैं क्योंकि कोई और रास्ता नहीं है। बिना जाम में फंसे हुए लोग ना तो दफ्तर पहुंचना चाहते हैं ना दफ्तर से घर। अगर विरोध करेंगे तो 4000 करोड़ की फ्लाईओवर बनाने की योजना लॉन्च हो जाएगी। फ्लाईओवर जब तक बनेगा तब तक और जाम बढ़ता जाएगा और जब बन जाएगा तब भी जाम लगता रहेगा। आज तक किसी भी फ्लाईओवर को इस बात के लिए पुरस्कार नहीं मिला कि इसके बन जाने से इलाके में जाम की समस्या खत्म हो गई। दिल्ली में कई हजार फ्लाईओवर तो होंगे, कई हजार नहीं कई 100 तो होंगे, लेकिन दिल्ली में ट्रैफिक जाम की समस्या खत्म नहीं हुई। फ्लाईओवर के बन जाने से इसे लिखकर कहीं पर्स में रख लीजिए, जाम खत्म नहीं होता, बस जाम अपना जगह बदल लेता है। फ्लाईओवर से थोड़ा आगे जाकर लगता है जहां एक और फ्लाईओवर बनाने की तैयारी शुरू हो जाती है। जाम भारत के लोगों की सहनशीलता का सबसे बड़ा सबूत है। वे किसी सरकार से कितना खुश हैं उसका पता इस बात से भी चलता है वे 3-3 घंटे तक जाम में रहने के बाद भी उस सरकार को बार बार वोट देते हैं। मुझे उस दिन की कल्पना से डर लगने लगा है जब सड़कों पर जाम नहीं होगा, भारत के लोग जाम की याद में जाम तोड़ने न लग जाएं, और ये हुआ तो बहुत बुरा होगा। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।